आज का हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा है सभी ने, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार और एक निबंधकार के रूप में विख्यात है। जयशंकर प्रसाद का जो रचना काल है वो हिंदी साहित्य में अगर देखें हम तो वो आधुनिक काल का जो तीसरा चरण है, छायावाद युग, जिसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। वो जो समय है 1918 से 1936 ईस्वी का, वो छायावादी युग रहा हिंदी साहित्य में। आप सभी भलीभांति इस तथ्य से परिचित हैं। तो इस काल विशेष के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद ने छायावादी कृतियों की रचना की, लेकिन इससे पूर्व 1918 से पहले भी जयशंकर प्रसाद साहित्य रचना कर रहे थे। तो मूलतः अगर काव्य के क्षेत्र में हम देखें तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर थोड़ा सा मैं इनका जीवन परिचय के ऊपर आपको बताऊं, जो जयशंकर प्रसाद है, इनका जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशी में। इनके जो पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था और बहुत ही वैभवशाली, बहुत संपन्न और समृद्ध परिवार से ये आते थे। इनका जो परिवार था उनका पैतृक व्यवसाय था सुंगनी, तंबाकू का के ये विक्रेता थे, उसका व्यवसाय करते थे, इसलिए इनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता था। तो परिस्थितियां कहते हैं एक सी नहीं रहती है, हर मनुष्य के जीवन में बदलाव आते हैं। यही चीज जयशंकर प्रसाद के साथ हुई। और जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे काशी के क्वींस कॉलेज में, 8वीं तक की इन्होंने औपचारिक शिक्षा ली वहां से। जब ये शिक्षा ग्रहण कर ही रहे थे कि इनके पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया और इनका जो परिवार था, जो व्यवसाय था, पूरी तरह से जो है वो बहुत नुकसान इनको उसमें झेलना पड़ा। और पिता की मृत्यु के बाद जयशंकर प्रसाद को अपनी दुकान पे बैठना पड़ा, जो इनकी सुंगनी सुरती की जो दुकान थी जिसके व्यवसाय ये करते थे। और वहां पे बैठकर ये, क्योंकि जो साहित्यिक रुचि पहले से थी, इनकी जो माता थी काफी धार्मिक विचारों की स्त्री थी और घर में जो है वो साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रसाद के बालमन पे पड़ा था और साहित्य के प्रति इनकी रुचि जो है वो उसी साहित्यिक परिवेश से उत्पन्न हो चुकी थी। तो जब इनको जो खाली समय मिलता था स्कूल, तो उनको छोड़ना पड़ा जो औपचारिक एजुकेशन चली हुई थी क्वींस कॉलेज काशी से। तो दुकान पे जब बैठते तो वहीं पे जो है वो उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। हालांकि जो उनके बड़े भाई थे उनको इनका कविताएं लिखना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में जब प्रसाद को काव्य क्षेत्र में बहुत ख्याति मिली, बहुत प्रतिष्ठित ये हुए साहित्य की दुनिया में, तो इनके भाई ने भी इनको जो है वो स्पेन के लेखन पे ऐतराज नहीं किया। तो कुल मिलाकर कहें तो जो इनकी विधिवत शिक्षा है वो ज्यादा नहीं हो पाई। इन्होंने स्वाध्याय से शिक्षा ग्रहण की घर पे ही, चाहे वो संस्कृत है, चाहे अरबी फारसी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे हिंदी है। दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने जो है वो अपनी शिक्षा ली घर में। ठीक है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में ये अनवरत साहित्य सृजन करते रहे। शुरू में ये अगर बात करें इनके थोड़ा सा इनके साहित्यिक जीवन को उससे पहले बताना चाहता हूँ। ये महज 48 वर्षों तक इन्होंने जीवन जिया और इस 48 वर्ष की अल्पायु में, जीवन के अंतिम उसमें ये यक्षमा रोग से पीड़ित हो गए थे और 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। लेकिन इतनी कम आयु में भी इन्होंने बहुत सारा जो है वो, जो माँ भारती के को जो है वो अपनी कृतियों से बहुत समृद्ध किया उसके कोश को। तो शुरू में जो अगर इनके लेखन के ऊपर हम आए, इनके कृतित्व के ऊपर, आरंभ में जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। आपको पता होना चाहिए जो आधुनिक काल का प्रथम चरण है यानी कि भारतेंदु युग, उसमें काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। द्विवेदी युग में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये भाषा की द्वैतता को समाप्त किया और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिस्थापित किया। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ एक साहित्यकार ब्रज भाषा में भी काव्य रचना कर रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद भी उन्हीं में से एक थे जो शुरू में कलाधर नाम से जो है वो ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद किस नाम से काव्य रचना करते थे, तो वो था कलाधर। और ब्रज भाषा की इनकी जितनी भी कविताएं थी उसका जो एक कंपाइलेशन है, एक जो उसका जो संग्रह है, वो चित्राधार शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
उसके उपरांत जब खड़ी बोली हिंदी को जो है वो काव्य की भाषा के रूप में मान्यता मिली, बहुत कई विद्वान इसमें काव्य रचना कर रहे थे। मैंने हरिऔध को आपने पढ़ा, शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं आगे कंपल्सरी में आपको दूंगा। तो हम उसमें पढ़ लिया है आपने, इसी में लगा हुआ डीएससी में। तो उसमें आपने देखा, जो मैंने वीडियोस भी शायद भेजी थी, कि हरिऔध ने जो है वो प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में कर ली थी। तो इसलिए प्रसाद ने भी ब्रज भाषा के स्थान पे इस खड़ी बोली हिंदी के ख्याति को देखते हुए इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं करना शुरू किया। तो उसके बाद चित्राधार जो ब्रज भाषा का इनका संकलन है, उसके बाद इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें वन मिलन 1909 ईस्वी में आई। उसके बाद महाराणा का महत्व, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, वन मिलन, ये सब रचनाएं इन्होंने रची। उसके बाद जो 1918 ईस्वी में जो टर्निंग पॉइंट आता है प्रसाद के लेखन में, 1918 ईस्वी में इनका एक काव्य संग्रह रिलीज हुआ, झरना, पढ़ा होगा आपने। तो जो झरना है 1918 में प्रकाशित हुआ था, ये जो झरना कृति थी, ये छायावादी प्रवृत्तियों को लेकर इस कृति की रचना हुई थी। और 1918 से ही जो है वो छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि प्रसाद की झरना इस वर्ष प्रकाशित हुई, और इसी कारण जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा गया। आपको पता होना चाहिए, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, जो द्विवेदी युग और जयशंकर प्रसाद छायावाद है, जिसमें जयशंकर प्रसाद आते हैं छायावाद के प्रवर्तक के रूप में, तो बहुत ज्यादा भिन्न ये दोनों काल रहे। द्विवेदी युग में जहां राष्ट्रीयता का स्वर बहुत प्रचंड था, प्रखर था, और जो कवि थे द्विवेदी युग के, राष्ट्र और समाज के को लेकर, राष्ट्र और समाज के हितों को लेकर काव्य रचना कर रहे थे। जो एक काव्य का एक लक्ष्य है मन की अपनी निजी अनुभूतियों को कविता में व्यक्त करना, उस आदर्श से कहीं ना कहीं द्विवेदी युगीन कवि चूक गए। इसीलिए आलोचकों ने द्विवेदी युगीन कवियों पर, उनके काव्य पर इतिवृत्तात्मकता का आरोप लगाया कि बहुत वर्णन प्रधान है, फैक्चुअल ज्यादा है जो है वो। जब तो जो छायावादी कवि हुए, जो छायावाद के चार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चार छायावाद के स्तंभ इनको माना गया, 4 पिलर ऑफ छायावाद। तो इन्होंने फिर उस लीक से हटकर काव्य रचनाएं शुरू की, जिसमें अपने मन की अनुभूतियों को प्राथमिकता दी, अपने निजी दुखों को, अपने निजी कष्टों को, अपने निजी जीवन को जो है वो काव्य में उन्होंने जो अभिव्यक्ति प्रदान की। तो उस कविता को, जो द्विवेदी युगीन कविता से जरा हटके थी, उसे छायावादी नाम दिया गया। तो उसमें सबसे पहले प्रसाद की झरना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो 1918 ईस्वी में आई, और यही जो है वो यहीं से छायावाद का प्रारंभ हम मानते हैं। उसके बाद प्रसाद की कई रचनाएं प्रकाशित हुई झरना के उपरांत, जिसमें से आपका उनकी आंसू बहुत ही जो है वो करुण रस प्रधान काव्य कृति है। फिर लहर, उसके बाद इनका जो महाकाव्य आया 1935 ईस्वी में, कामायनी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, बहुत चर्चित रहा। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य है, पहला प्रिय प्रवास, दूसरा प्रसाद का कामायनी, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कामायनी महाकाव्य के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। इसके बाद ये तो काव्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, कविताओं जो काव्य में इन्होंने इतनी रचनाएं की। उसके बाद मैंने दूसरा कहा कि जयशंकर प्रसाद एक नाटककार भी रहे, ऐतिहासिक नाटककार रहे। ज्यादा इनका जो विषय है नाटकों का, वो इतिहास से ली गई घटनाएं हैं। इनका जो नाटकों का जो घटनाएं हैं, जो विषय है नाटकों के, उसका जो फलक है वो महाभारत से लेकर जो हर्षवर्धन थे हमारे सम्राट, हिंदू सम्राट, वहां तक इनकी घटनाओं का जो घटनाओं का जो फलक है वो विस्तारित है। इनके अगर ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो उसमें आपने पढ़े भी होंगे, चंद्रगुप्त है, आपका स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, आपका जन्मेजय का नागयज्ञ है, एक घूंट, राजश्री, ये सब इनके नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने उपन्यासों की भी रचना की। जैसे मैंने कहा, उपन्यास में उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो अंतिम उपन्यास था, अधूरा है, पूछ सकते हैं कई बार कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो इरावती है। इसके अलावा इनका एक निबंध आया था, काव्य कला और निबंध। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद का लेखन का जो दायरा है वो काव्य से होता हुआ नाटक, उपन्यास और निबंध और आलोचना तक फैला हुआ है। चूंकि हमारा जो विषय है वो आधुनिक हिंदी कविता है, तो हम इनके काव्य पक्ष को जो है वो फोकस करके आगे चलेंगे। ये इनका थोड़ा सा मैंने जीवन परिचय और इनका जो साहित्यिक परिचय था, जो कृतित्व था, उसके ऊपर मैंने अपने विचार रखे। इसके ज्यादा अगर विस्तार से आपने इसको जानना है, प्रसाद के व्यक्तित्व कृतित्व को, तो आप पुस्तकों में अपने पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। जो अगला हमारा विवेच्य विषय आज का वो है
जयशंकर प्रसाद की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो उन्होंने जितना भी काव्य लिखा उसकी जो विशेषताएं हैं काव्य की वो क्या है, इसके ऊपर आपको परीक्षाओं में प्रश्न आता है। मैंने पीछे भी कहा था। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो जयशंकर प्रसाद है, मूलतः मैंने कहा आपको कि छायावाद को अगर आपने समझना है तो छायावाद को आपने पढ़ा पिछली क्लास में भी, तो आपने इनकी जो काव्यगत विशेषताएं छायावाद की रही है वो भी आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ी होंगी। तो उन्हीं काव्यगत प्रवृत्तियों को देख के, उन्हीं काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर ही हम जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन यहाँ पे करने जा रहे हैं। चूंकि छायावादी कवि है, जो छायावाद की प्रवृत्तियां हैं वही जयशंकर प्रसाद के काव्य में हमें देखने को मिलती है। तो छायावाद को अगर आपने सही से पढ़ा होगा पिछली क्लास में, तो छायावाद की जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता जो शब्द जो व्यक्ति से बना हुआ है, व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल, मैं स्वयं। व्यक्तिकता को आत्माभिव्यक्ति भी कहा जाता है। आत्माभिव्यक्ति मन अपनी अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति। मैंने कहा कि द्विवेदियों की कविता बहुत ज्यादा समष्टिगत थी, उसमें समाज का ज्यादा वर्णन था, व्यष्टि प्रधान वो नहीं थी। तो छायावादी कवियों ने समष्टि के स्थान पर पहली बार व्यष्टि को प्रमुखता दी, व्यक्ति को प्रमुखता दी। तो व्यक्तिगतता यही चीज है कि अपने निजी जीवन में उनके जो घट रहा है, अपने निजी जीवन का दुख सुख आशा निराशा, जितना भी चाहे जितना भी कार्य व्यवहार उनके जीवन में घटा छायावादी कवियों के, उसका प्रतिफलन ही छायावादी पोइट्री है, छायावादी कविता है। तो व्यक्तिगता को अगर हम लेकर चले, हमने निराला को पढ़ा, आपने पीछे पढ़ा होगा, अपनी बात कर रहे हैं। महादेवी वर्मा अपने दुख की बात कर रही हैं, जयशंकर प्रसाद अपने बारे में कह रहे हैं। आपको जो यहाँ लगी हुई है कविता पाठ्यक्रम में, इसमें पहली कविता की पहली पंक्ति है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। पहला सांझा है पहली पोएम का आपका, जो आपको पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो आप इसको देखते हैं तो उसमें कवि अपनी बात कर रहा है, ले चल मुझे, जब मुझे मेरा आ गया। जब आप फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष में बात कर रहे हैं, तो वो सभी के बारे में बात ना होकर अपने बारे में कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूं वहां। अपने मन को संबोधित करे कि मुझे ऐसी जगह ले जा। ठीक है, पलायनवादी है ये, स्केपिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जयशंकर प्रसाद की कृतियों पे यह भी आरोप लगा गया है कि इनकी कृतियों में पलायनवादी भावना हमें देखने को मिलती है। पलायनवाद का मतलब मैंने बताया, स्केप मतलब जो प्रत्यक्ष जो सत्य, उससे आप उससे क्या है, आप उसको नजरअंदाज करके आप उससे जो है वो दूर जाना चाहते हैं उससे। तो जयशंकर प्रसाद यही कह रहा है इस कविता में। हम आगे डिटेल में से पढ़ेंगे इसको, अगली जब कविता पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो छायावादी कवि है उनके काव्य में व्यक्तिकता या आत्माभिव्यक्ति का स्वर ज्यादा है। तो जयशंकर प्रसाद भी इसके अपवाद नहीं है, उनके काव्य में भी कई जगह आपको ये चीज मिलेगी। अगला जो इनका प्रमुख जो काव्यगत विशेषता है जयशंकर प्रसाद की, वो है राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम। अब आप कहोगे कि जी ये तो जब मैथिली शरण गुप्त के काव्य में भी था, निसंदेह था। तो फिर मैंने कहा था कि मैथिली शरण गुप्त को तो हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में लेते हैं, तो जयशंकर प्रसाद को हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में ना लेकर छायावाद में क्यों लेते हैं? ये प्रश्न वाजिब है। चूंकि जयशंकर प्रसाद की काव्य में ना सिर्फ राष्ट्रीयता ही नहीं है, उसमें और सारी चीजें भी है जो छायावाद को ध्वनित करती है उनके काव्य में। तो इसलिए उनको हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में नहीं ले सकते। भले उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत काव्य रचनाएं की, लेकिन फिर भी हम उनको छायावाद में रखते हैं। इनकी अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो वो इनके नाटकों में ज्यादा दिखती है। इनके नाटकों में जो गीत आए हैं उसमें इनका जो राष्ट्रीयता का स्वर, जो राष्ट्र प्रेम का स्वर है, वो देखने को मिलता है। वो भी दो तरह से है। एक तो उन्होंने अपने जो भारतवासी हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त को हमने पढ़ा, उसी तरह प्रसाद भी भारतवासियों के जो मन में नया उत्साह, नई उमंग, नई आशा का संचार करते हैं। और दूसरा ये भी भारत की संस्कृति का गौरवगान करते हैं। दो रूपों में। आपने एक नाटक पढ़ा होगा चंद्रगुप्त, पूरा मौर्यकालीन उस पे लिखा हुआ है घटना पे। चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सेल्यूकस निकेटर है, अलेक्जेंडर है, सभी कैरेक्टर उसमें है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर है चंद्रगुप्त नाटक में, कार्नेलिया, जो यूनानी सेल्यूकस निकेटर है, राजदूत है यूनानी सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो वो भारतवासी तो भारतवासी, लेकिन वो विदेशी कन्या कार्नेलिया भी भारत के सौंदर्य पे इतनी मोहित है कि वो कह उठती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। इस तरह से ये पंक्तियां हैं। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, हम कविता में पढ़ेंगे इसको। मतलब वो कार्नेलिया भारत की सुंदरता पे मोहित होकर ये गीत चंद्रगुप्त नाटक में गा रही है। कार्नेलिया के माध्यम से जयशंकर प्रसाद की जो राष्ट्रवादी जो भावना है, जो राष्ट्रीय चेतना है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो उद्घाटित हो रहा है।
समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रमुख विशेषता जयशंकर प्रसाद के काव्य की है वो है रहस्यवाद। आपने छायावाद में भी ये चीज पढ़ी होगी, रहस्यवादी भावना छायावादी कवियों में है, चाहे प्रसाद है, निराला है, चाहे महादेवी वर्मा है। तो जयशंकर रहस्यवाद आपको पता होना चाहिए पहले क्या है। रहस्यवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में इसको मिस्टिसिज्म कहा जाता है, रहस्यवाद को। मिस्टिसिज्म जो शब्द है वो मिस्ट्री से बना हुआ है। रहस्यवाद यानी कि मिस्ट्री, रहस्य। रहस्य क्या है? जो प्रत्यक्ष नहीं है आपके और उसके विषय में आप जानना चाह रहे हैं, दैट इज मिस्ट्री, वो रहस्य है। और इसी से जो है वो रहस्यवाद बनता है, मिस्टिसिज्म। अब साहित्य के क्षेत्र में अगर आप रहस्यवाद को ले, रहस्य तो कई हो सकते हैं, ठीक है। रहस्य ये हो सकता है कि इस पहाड़ के उस पार क्या है, मैं नहीं गया हूं, मुझे नहीं पता, ये रहस्य है मेरे लिए, ठीक है। या जलोड़ी जोत के उस सर क्या है, मैं नहीं गया हूं, मेरे लिए रहस्य है। लेकिन साहित्य में जब रहस्यवाद शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे इसके मायने रहस्य किसके लिए प्रयोग होता है? उस अज्ञात सत्ता के लिए जो इस सृष्टि का संचालक है, जिसे आप परमेश्वर कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे परमात्मा कहें, जो आप कहें, वो जो अज्ञात सत्ता है जिसके विषय में हम कोई नहीं जानते हैं। है जिज्ञासा का विषय वो कि नहीं है? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि वो क्या होगा, वो कैसा दिखता होगा, वो रहता कहां होगा, वो क्या करता होगा, वो किस तरह से सृष्टि को चला रहा है, उसके विषय में हमें किसी को कोई पता नहीं है। वो साइंटिस्ट के लिए भी वो रहस्य बना हुआ है, वो आम मनुष्य के लिए भी रहस्य है, और इसी तरह शायद बना रहेगा। तो ये भाव जब कविता में आता है, कवियों के काव्य में, कि वो कौन है, वो कैसा है, तो वो कहलाता है रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद की अगर रहस्यवादी भावना पे हम विचार करें तो इनका जो कामायनी महाकाव्य है या कोई दूसरी कृतियां हैं, इनकी पंक्तियां आती हैं रहस्यवादी भावना को लेकर। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यो मैं कैसे कह सकता, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यो मैं कैसे कह सकता, क्या हो कैसे हो, इसका तो भार विचारना सह सकता। उस अज्ञात सत्ता के लिए बोल रहा है, उस परमेश्वर के लिए कि हे अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, कि तुम कौन हो ये मैं नहीं कह सकता हूं। मतलब रहस्य है, रहस्यवादी भावना है, जिज्ञासा का भाव है उस परम सत्ता के प्रति कवि का। तो इस तरह की रहस्यवादी भावना है जो है वो जयशंकर प्रसाद की काव्य में हमें देखने को मिलती है। अगली जो जयशंकर प्रसाद के काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। छायावाद है तो प्रकृति चित्रण होगा, ठीक है। जो छायावाद है, चूंकि ये पश्चिम का कंसेप्ट था, रोमांटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। क्या बोल रहा है वर्ड्सवर्थ? वही चीजें हिंदी में स्वच्छंदतावाद से होती हुई छायावाद में परिपक्व होती हैं। तो जो प्रकृति चित्रण है उसको, चाहे वो पाश्चात्य कवि रहे, वर्ड्सवर्थ, इलियट रहे हो, या हमारे यहाँ पे जो छायावादी कवि रहे हो, उन्होंने सभी ने प्रकृति चित्रण किया है। आपको पाठ्यक्रम में संकलित है कविता बीती भी भावरी जागरी, जिसमें प्रसाद जो है वो रात्रि का वर्णन कर रहे हैं। बीती भी भावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इस तरह से प्रकृति चित्रण आपको छायावादी कवियों में मिलेगा, जयशंकर प्रसाद में भी ये चीज मिलती है। अगली जो प्रमुख विशेषता है इनकी जयशंकर प्रसाद के काव्य की, वो है मानवतावाद। मानवतावाद के ऊपर मैंने पहले भी बात कर ली है पिछली वीडियोस में भी। मानवतावाद होता है मनुष्य को मनुष्य समझना, मनुष्य को मनुष्य समझकर उससे मनुष्यता का व्यवहार करना, दैट इज मानवता, ह्यूमनिज्म। तो मानवतावादी भावना कहाँ है प्रसाद के काव्य में? जब हम अपने स्व से ऊपर उठकर पर की बात सोचते हैं, तब हमारे अंदर मानवतावादी भावना आती है। अपने से पहले दूसरों का सोचना, हमने पिछली कविता में भी ये बात की। जो भारतीय संस्कृति का गौरव गान मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं, वहां इसी मानवतावाद का उपदेश वो दुनिया को दे रहे हैं कि मानवतावादी भावना सबसे पहले हमारे भीतर होनी चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। तो प्रसाद का जो महाकाव्य है कामायनी, उसमें एक पंक्ति आती, बहुत सुंदर पंक्तियां है। उसमें जो कैरेक्टर है प्रसाद के महाकाव्य में, मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, पूरा इनका जो पौराणिक आख्यान इन्होंने लिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कृति है कामायनी। उसमें पंक्तियां आती है बीच में, शायद काम सर्ग में है ये, 15 सर्गों में विभक्त है कामायनी, अगर पढ़ोगे एमए में आपको लगा हुआ है। उसमें बात करते हैं प्रसाद, औरों को हंसते देखो मनु। जो मनु है सृष्टि के आदि पुरुष हैं, जिनके ऊपर मनाली हमारा शहर बसा हुआ है, उसको कह रहे हैं औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर सभी को सुखी बनाओ। देखो सभी की बात हो रही है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिना। हम खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। यही भारतीयता है, यही इंसानियत है, और यही भारतीय संस्कृति का गौरव है। तो प्रसाद भी कामायनी में यही कह रहे हैं मनु को कि खुद औरों को हंसते अगर तू देख रहा है तो दुखी नहीं होना उसकी खुशी से। क्या करना है? तू भी हंस और सुख पाओ उससे।
खुश हो जाओ दूसरे की खुशी में कि देखो कितना खुश है, मैं नहीं खुशी रह सकता तो कम से कम दूसरा तो है। दूसरे की खुशी में ही अगर आप खुश रहना सीख गए तो आपने इस जीवन का इष्ट प्राप्त कर लिया, आपके मनुष्य होने का जो है वो औचित्य सार्थक हुआ। तो आगे कह रहे हैं कि अपने सुख को विस्तृत कर सभी को सुखी बनाना है। खुद का सुख है उसको विस्तार दो, उसको अपने तक सीमित मत रखो, उसको दूसरों तक, सभी को आनंदित करो, सभी को आनंद में रखो, सभी को सुख में रखो। ये मानवता है, ये मानवतावाद है जो जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अगली जो काव्यगत विशेषता अगर जयशंकर प्रसाद के भाव पक्ष की हम बात करें तो वो है नारी के प्रति श्रद्धा का भाव। जो नारी है, आपने देखा आदिकाल से लेकर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, नारी को उपभोग की विलास की वस्तु माना गया। आदिकाल से रीतिकाल से हमारा पूरा नारी का कितना शोषण हुआ, साहित्य में बहुत कम नारी को आदर का स्थान दिया गया। लेकिन आधुनिक युग में छायावाद में जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवि हुए, इनके जैसे साहित्यकार जिन्होंने नारी को देवी का दर्जा दिया, उसे ममता की मूर्त माना। मैंने पिछली वीडियो में कहा था जब मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा की बात हो रही थी, नारी अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त भी यही बात करें, इसी कंसेप्ट को प्रसाद ने भी अडॉप्ट किया। तो वो कहते हैं वहां पे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद कह रहे हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, अमृत के स्रोत की तरह बहा करो हमारे जीवन में। इस तरह की कामना जयशंकर प्रसाद नारी से कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रमुख विशेषता एक रहती है छायावादी कवियों की और जयशंकर प्रसाद के काव्य की भी, दोनों चीजें मैं कवर कर रहा हूं। मैंने छायावाद भी कवर कर रहा हूं साथ साथ, और उसके परिप्रेक्ष्य में मैं जयशंकर प्रसाद का भी काव्यगत विशेषताएं डिस्कस कर रहा हूं। तो जो एक प्रमुख विशेषता है इन छायावादी कवियों की, जयशंकर प्रसाद की भी है, वो है वेदना और करुणा का स्वर इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। आपने निराला को अगर पढ़ेंगे, स्रोत स्मृति में अपने दुख का गान कर रहे हैं, स्रोत स्मृति में जो शोक गीत है हिंदी का पहला, हम पढ़ेंगे निराला को कवि। फिर प्रसाद का जो आंसू काव्य मैंने कहा जिसका शीर्षक ही आंसू हो, तो देखो उसमें कवि ने क्या वर्णन किया होगा, अपना जितना भी दुख है, जितनी भी वेदना है, जितनी करुणा है, वो सब उस कृति में उंडेल दी है। तो आंसू की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं आंसू काव्य संग्रह से। इस करुण कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस प्रकार का दर्द अपने अंदर का, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, वो दर्द भी महसूस करता है, सुख दुख सबकी अनुभूति है उसे, और काव्य में ये प्रकट होने से, अभिव्यक्त होने से नहीं रह सकती है। अगर आप प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, आप अपने दुख को भी प्रकट कर रहे हैं। यही कवि है, यही सच्चे कविता की पहचान है। तो ये तो थी जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं में जो उनका भाव पक्ष है। अब हम आते हैं शिल्प पक्ष पे। ये दोनों कंबाइंड अगर प्रश्न आएगा तो इकट्ठा लिखना है, अलग अलग आएगा तो अलग अलग करके लिखना है। भाव पक्ष पे आएगा तो सिर्फ यहीं तक लिखना है, कला पक्ष आएगा तो सिर्फ यहां से आगे लिखना है आपने। कला पक्ष में हम क्या देते हैं, जो आउटर स्ट्रक्चर है पोइट्री का, जो बाह्य ढांचा होता है कविता का, वो आता है कला पक्ष में। इसको शिल्प पक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले आती है भाषा। बिना भाषा के भावों की अभिव्यक्ति असंभव है। तो भाषा अगर प्रसाद की देखें तो वो है खड़ी बोली हिंदी, और वो भी कैसी, संस्कृत निष्ठ। जैसी मैथिली शरण गुप्त की थी वैसी ही जयशंकर प्रसाद की भाषा भी संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दावली प्रधान है। और अगली जो है वो है इनका काव्य रूप। प्रबंध काव्य भी लिखे, प्रबंध काव्य में महाकाव्य लिखा, कामायनी जैसा, मुक्तक रचनाएं भी लिखी है, लहर है आपकी, ठीक है, ये झरना है, ये सभी मुक्तक रचनाएं हैं। फिर इनके जो रस योजना है, रस में मैंने पढ़ा पूरा, आपको बताया जो कामायनी है पूरा, उसमें श्रृंगार भी है, उसमें शांत रस भी है, सभी रसों का सुंदर परिपाक इनकी काव्य रचनाओं में हुआ है। उसके अलावा अलंकारों का प्रयोग क्या है। उसके बाद छंदबद्ध रचनाएं हैं। छायावाद से ही जो कविता है वो छंदों के बंधन से मुक्त हुई, बिकॉज ऑफ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने मुक्त छंद का प्रणयन किया, जो आजकल कविताएं मुक्त छंद में लिख रहे हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताएं लगभग छंदबद्ध लिखी है। जो कामायनी है तांटक छंद में 31 मात्राओं का छंद है, उसमें कामायनी महाकाव्य की रचना हुई है। इसी तरह अन्य कृतियों में भी कई प्रकार के छंद इन्होंने प्रयोग किए हैं। तो ये थी हमारी आज की जयशंकर प्रसाद का। हमने व्यक्तित्व पढ़ा, उनका हमने साहित्यिक परिचय पढ़ा, उनके जीवन के बारे में जाना, उनकी शिक्षा के बारे में जाना, उनके व्यावसायिक जीवन के बारे में जाना, उनका जो साहित्यिक आगे उनका रचना कर्म रहा उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद का काव्य में क्या योगदान है, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है। इसके अंतर्गत हमने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पे बात की। तो ये आज का विषय था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।